Hi everybody, welcome to PIB Insights. The lead article for the day is Financial Intelligence Unit India. So एक बार इसको देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था. You can see here कि PIB में एक आर्टिकल आई थी and here you can see Ministry of Finance, right? So this ministry has to do something with Financial Intelligence Unit India. अब वो लिंकेज क्या है दोनों के बीच में, इसको हम देखेंगे बाद में. न्यूज़ में ये क्यों था, तो इन्होंने क्या किया कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स के ऊपर, ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस हुई थी. वो ट्रांजैक्शन वायलेशन में पाया गया PMLA, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. उसके प्रोविजंस को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो इसके लिए वायलेशन के लिए उन्होंने इस पर कुछ पेनल्टी लगाई है. अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक, आपको पता है कि पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है और उसका रीज़न आपको अब अच्छे से पता है क्यों, ठीक है. तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए वो ये कि यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट पेमेंट्स बैंक. तो जो भी डिटेल्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि ये कार्ड इशू कर सकता है या नहीं, ठीक है, लोन देने की अप्रूवल इसके पास होती है या नहीं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपको देखना होगा. और संपूर्ण जनवरी के मंथ में आप देखोगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स, ये दोनों के बारे में सारी डिटेल्स वहाँ पे दी गई हैं. तो आपको ये सब जाके वहाँ से रीड करना है अच्छे से. और आपके चैप्टर में भी ये दिया हुआ है, जो बैंकिंग सेक्टर का चैप्टर है बेसिकली, वहाँ पे ये सब चीज़ें दे रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है. तो हम कैसे न्यूज़ से रिलेट करके स्टैटिक टॉपिक्स को रीड करते हैं वो भी आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से. तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और क्या क्या डिटेल्स हैं. सबसे पहले तो आपको फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, दैट इज़ FIUIND, इसके बारे में पता होना चाहिए. एटलीस्ट जो फैक्चुअल डेटा है वो ये. इसकी फॉर्मेशन क्यों हुई थी इसके बारे में भी थोड़ा सा समझना रहेगा. तो एक एक करके देख लेते हैं पहले. अब मैंने जस्ट लास्ट वाले स्लाइड में बताया था कि PMLA, ये जो एक्ट है ये आया था 2002 में, ठीक है. अब ये बात करता है, अगर आप एक्ट के नेम को, एक्रोनेम को अगर आप एक्सपैंड करो तो उसमें आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, राइट. तो मतलब कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड होगा. तो जो भी बैंकिंग डेटा है, जो भी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड डेटा होते हैं जो कि हमारे बैंक्स के पास होते हैं, वो चाहे पब्लिक बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो. अभी जो न्यूज़ मैंने आपको दिखाई है वहाँ पे लिखा हुआ था पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है, और जो कि क्या है, एक प्राइवेट एंटिटी है. तो चाहे वो प्राइवेट एंटिटी हो चाहे पब्लिक एंटिटी हो, जिनके पास भी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है, ठीक है, जो कि इसको फैसिलिटेट करते हैं, तो उनको ये सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करनी होती है. कहाँ पे? फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के पास, ठीक है. तो इस एक्ट में प्रोविज़न है कि एक फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट सेटअप किया जाएगा. ये सेटअप किया गया था 2004 में. तो ईयर आप याद रखना, एक्ट भले 2002 में आया हो लेकिन इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था 2004 में. अब ये एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है फॉर व्हाट? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड डिससेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. अब ये जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, यहीं से आपको आइडिया लगेगा कि FIU की फंक्शंस क्या क्या है. तो यहाँ पे मैंने फिर से लिख रखा है इसको. अब ये जो सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, मोस्ट लाइकली यही आपको बाद में बताते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या नहीं. और मनी लॉन्ड्रिंग को अगर हम बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो ब्लैक इनकम है, ठीक है, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं होती पहले, जो कि हो सकता है कि इलीगल मीन्स से जनरेट किए गए होंगे, तो वैसे मनी को, वैसे पैसे को आप जब वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, अलग अलग उसके मेथड्स हो सकते हैं. तो ये जो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, हम इसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है. तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जहाँ से ये सस्पिशन क्रिएट हो कि हो सकता है कि ये किसी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस का पार्ट है. तो अगर किसी बैंक को ये लगता है, एक तो सबसे पहले कि बैंक को कुछ ट्रांजैक्शंस की डिटेल देनी होती है, सारे ट्रांजैक्शंस की डिटेल नहीं देनी होती. अब वो अमाउंट क्या है वो हम देखेंगे अभी बाद में. तो सपोज़ कि ये डेटा जब आता है FIU के पास, और हो सकता है कि बैंक ने भी उसको फ्लैग कर रखा हो एज अ सस्पेक्ट ये ट्रांजैक्शन. तो वो फ्लैग करने के बाद जब FIU के पास ये डेटा आएगा तो FIU इसको अपने तरीके से इसको फिर इन्वेस्टिगेट करेगी और देखेगी कि क्या ये सही में मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट था या नहीं. अगर है तो फिर जो भी उसमें इन्वॉल्व एंटिटीज़ होते हैं उनके ऊपर एक्शन लिए जाते हैं. और एक्शन लेने के लिए फिर क्या होगा कि ये ट्रांजैक्शंस की डिटेल फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ये कंसर्न्ड अथॉरिटी को देती है.
तो जैसे हो सकता है कि अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो वहाँ पे सेबी के पास पावर है। अगर हम सिर्फ बैंक की बात करें तो वहाँ पे आरबीआई के पास पावर है। उसके बाद फिर ईडी भी है, सीबीआई है। तो ऐसे बहुत सारे एजेंसीज हैं जिनके साथ डेटा शेयर किया जाता है सो दैट वो टाइमली एक्शन वहाँ पे ले पाए। अब अगर हम बात करें इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। तो जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे पीआईबी आर्टिकल की स्क्रीनशॉट थी, वहाँ पे आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस लिखा हुआ था। तो वो इसीलिए क्योंकि ये बॉडी आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। उसमें भी अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये आपको याद करना है, ये एक यहाँ पे हार्ड फैक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला तो इस्टेब्लिश कब किया गया इसको, दूसरा ये किस डिपार्टमेंट या किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम सिर्फ इस बॉडी की बात करें तो इसके लिए कोई एक्ट नहीं आया था। ये एक्चुअली में एक, हम इसको बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर काम करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल होती है जिसको हेड करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो अभी जैसे निर्मला सीतारमण है वो इसको हेड करती हैं। ये जो काउंसिल है ईआईसी, अब इसका लिंकेज क्या है एफआईयू के साथ, तो एफआईयू डायरेक्टली ईआईसी को रिपोर्ट करता है, ठीक है। एफआईयू डायरेक्टली ईआईसी को रिपोर्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है कि एफआईयू में जो भी फाइंडिंग्स होगी बेसिकली, या फिर जो भी उनका वर्किंग जो आप ऐसे समझ लो कि ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो वो एफआईयू रिपोर्ट करती है कहां पे, ईआईसी को, जिसको हेड करने का काम कौन करते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, डेफिनेशन के टाइम पे जो हमने देखा कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो ये बहुत ही बेसिक है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। अब एफआईयू के पास इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, तो फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। और बैंक से यहां पे मतलब कि सिर्फ सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से नहीं है, जहां पे भी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं बेसिकली वहां से आ रहा है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत ही कॉमन है समझना कि जब एक बार इंफॉर्मेशन आ जाए तो ऑब्वियसली उसको फिर एनालाइज करना होता है। अगर उसमें कुछ ऐसा सस्पिशन रेज हुआ, अगर ट्रांजैक्शन को देख के या उसके सोर्स को देख के या उसके डेस्टिनेशन को देख के, तो फिर ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ। उसके बाद ये काम क्योंकि इनका हर साल चलता है, तो इनको फिर वो डेटा स्टोर करके भी रखना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो 2-3 साल पहले हुई हो, ठीक है, उसके बारे में अब इनसाइट्स आ रहे हो कि शायद वो किसी मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा हो। तो इसलिए एक रिपोजिटरी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफआईयू का काम ये भी है कि ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड करके रखे, सो दैट जब भी ऐसी नीड आए कि किसी पास्ट ट्रांजैक्शन को स्टडी करना हो तो ईजिली उस डेटा को लोकेट किया जा सके और उसको अच्छे से स्टडी किया जा सके। फिर से कोऑर्डिनेशन, तो ऐसे जितने भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या फिर जितने ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, वो चाहे ईडी हो, ठीक है, ईडी के अलावा सीबीआई हो, आरबीआई हो, सेबी हो, तो ये सब के बीच में मतलब कि कौन सा डेटा किसके लिए रेलेवेंट है, ठीक है, कब किससे बात करनी है, किस एक्टिविटी में या फिर किस इन्वेस्टिगेशन में कितने एजेंसीज को इन्वॉल्व करना है, तो ये सारा काम भी, ये पूरा कोऑर्डिनेट करने का काम वो है एफआईयू का। लास्ट में आता है रिसर्च एंड एनालिसिस। अब ये एनालिसिस इस वाले एनालिसिस से कैसे डिफरेंट है, तो वो ऐसे है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अगर आप देखो अगर, तो ऐसा नहीं है कि 10 साल 15 साल पहले जो तरीके अडॉप्ट किए गए थे या वो यूज़ किए जाते थे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तो वो अभी भी हो रहा हो। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे तरीके भी बदलते रहते हैं। तो एफआईयू को, अब ये देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन इनके पास आ रही है, तो ये तो वो हो गया कि जब एक बार कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ एंड वहाँ पे सस्पिशन क्रिएट हो रहा है, तब इनको एक्ट करना पड़ता है। एट द सेम टाइम इनको ये भी देखना होता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एडवांस हो रही है, तो कितने तरीके ऐसे हो सकते हैं जिसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की जा सके, तो इस पर भी इन्हें रिसर्च करना होता है। ये इनको देखना रहता है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे कैसे मैनिपुलेशन हो सकती है मार्केट में, ठीक है। तो ये भी इनका काम है रिसर्च करने का, और उस पर बेस्ड जो भी मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है, जो भी मेथड्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे इनको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होके और फिर प्लान करना पड़ता है कि अगर इस वे में मनी लॉन्ड्रिंग हो तो हम कैसे एक्ट करेंगे, राइट। तो ये इसके 5 यहाँ पे फंक्शंस होंगे, 6 यहाँ पे इसके फंक्शंस हैं। उसके बाद कुछ और फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो अब जो बैंक्स डिटेल भेजेगी, तो उसमें जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है
वो हो गई कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, मतलब वो सारी ट्रांजैक्शन जो कि 10 लाख या उससे ऊपर का है, अगर हम सिर्फ करेंसी में बात करें तो, ठीक है, मतलब इंडियन रुपी में बात करें तो रुपी 10 लाख या फिर उससे ऊपर के ट्रांजैक्शंस ही यहाँ पे रिपोर्ट किए जाते हैं या फिर यहाँ पे भेजे जाते हैं। अच्छा, या तो रुपी में हो, अगर कोई फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है तो उसका इक्विवेलेंट अमाउंट भी 10 लाख या उससे ऊपर होना चाहिए, तभी वो रिपोर्ट होगा कहाँ पे, FIU में। अगर मान लो कि 10 लाख से नीचे का ट्रांजैक्शन है तो फिर वो रिपोर्ट यहाँ पे नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है ये। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि और, मतलब ये वाली कंडीशन तो है ही कि 10 लाख इंडियन रुपी में या फिर फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट वो भी 10 लाख से ऊपर हो। यहाँ पे दूसरी कंडीशन है और अ सीरीज ऑफ इंटीग्रली कनेक्टेड ट्रांजैक्शंस दैट एड अप टू मोर देन 10 लाख और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो सपोज यहाँ पे पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है और पर्सन 4 है, राइट। इन सब ने क्या किया कि 3 लाख सब ने किसी एक पर्सन को ट्रांसफर किया। इसको हम मान लेते हैं पर्सन 5। पर्सन 5 के पास अब कितना हो गया, 12 लाख, राइट। तो अगर हम सिर्फ इस ट्रांजैक्शन को देखें जो स्टैंड अलोन ट्रांजैक्शन है यहाँ पे अलग अलग, क्योंकि इनका अमाउंट 10 लाख से कम है, तो अब अगर रूल अगर कुछ ऐसा आता है कि 10 लाख या उससे ऊपर के अमाउंट को ही बैंक्स रिपोर्ट करेगी FIU में, एंड सपोज कि ये वाला ट्रांजैक्शन फ्रॉड का है, ठीक है, या फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हुआ है, राइट, तो फिर ये तो रिपोर्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक अलग से क्लॉज डाला गया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, अगर कुछ ट्रांजैक्शंस आपस में कनेक्टेड हैं, अब वो कनेक्टेड कैसे होंगे तो वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि सपोज पर्सन 1 2 3 4 इन्होंने 3 लाख ईच ट्रांसफर किया पर्सन 5 को, और पर्सन 5 ने एक बार में ये ट्रांजैक्शन ये भेज दिया किसके पास, पर्सन 6 के पास। तो जब यहाँ से ट्रांजैक्शन हुई और P5 के पास ये पूरा अमाउंट आया है, राइट, तो ये किस मेथड से आया है या फिर ये पैसे एक्चुअली में कहाँ से आए हैं, ये हो सकता है कि किसी को ना पता हो और हो सकता है कि एक्चुअली में किसी इलीगल मीन्स के थ्रू आया हो। लेकिन जैसे ही पर्सन 5 के पास ये अमाउंट आ गया एंड उसने बैंक्स के लेजिट प्लेटफॉर्म को यूज करके और फिर पर्सन 6 को भेजा हो, तो यहाँ पे सस्पिशन क्रिएट नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऐसा हुआ कि P5 के पास जो पैसे आए हैं, सारे पैसे जो एक साथ आए हैं फिर उसको भेजा गया है, या फिर हो सकता है कि कुछ दिन के गैप पे ये सारे पैसे आए हों, तो यहाँ पे इंटीग्रली कनेक्टेड ट्रांजैक्शंस का मतलब यही होता है कि इसके पास जो पैसे आए हैं वो कहाँ से आए हैं, एंड ये जो पैसे इसने इसको भेजे हैं तो क्या उससे पहले जो भी ट्रांजैक्शंस रिसीव हुए हैं इसको, वो क्या इसी पर्पस के लिए था। अगर ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर एजेंसीज का काम बहुत आसान होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे ट्रेल को ट्रैक करे और उसमें जो भी फिर जिनका भी यहाँ पे रोल है उन सबको फिर पनिशमेंट मिले। ये काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज है क्या, यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रली कनेक्टेड ट्रांजैक्शंस, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ओके, तो जो सबसे फर्स्ट टाइप की रिपोर्ट है दैट इज कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, जो कि डायरेक्टली बैंक से आ रही है। अच्छा, बैंक इसके साथ साथ CTR के साथ साथ, क्योंकि CTR में वो सारे ट्रांजैक्शंस होंगे जो 10 लाख या उससे ऊपर के हैं, या फिर एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस जो कि कंबाइंड फिगर आपको दे देगी 10 लाख से ऊपर का, एक तो वो हो गया। अच्छा, उसमें भी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जिसमें कि बैंक्स को सस्पिशन हो गया था पहले ही, तो वो उसको फ्लैग करके भेज देती हैं, तो उसको हम बोलते हैं STR, ठीक है। फिर उसके बाद होता है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट्स। तो ये सब कुछ ऐसे टाइप्स हैं रिपोर्ट्स के जो कि FIU के पास आती है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लो कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ये डेटा भेजती हैं FIU को हर महीने, तो ये फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एवरी मंथ। दिस हैपेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। ओके, अमाउंट का आपको पता चल गया है। तो यही सब कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हो सकता है एग्जाम में पूछे जाए, राइट। इससे ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं करना है कुछ। और FIU के अगर हम पर्पस को देखें, मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेल को ट्रैक करना, ये सब तो इसका पर्पस है ही। इसके साथ साथ FIU इसका एक और काम है कि जितनी ग्लोबल बॉडीज़ हैं, ठीक है, या ग्लोबल ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक FATF, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये आपको आई थिंक दिसंबर मंथ के संपूर्णा में आपको ये मिल जाएगा। इसके बारे में बहुत डिटेल में चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो जैसे ग्लोबल बॉडीज़ हो गई FATF या फिर बहुत सारी और भी हैं, तो वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम भी वो होता है FIU का।
तो अगर सपोज कि FIU को कुछ ऐसी मनी ट्रेल मिली जिसमें कि फॉरेन के कुछ सिटीजन्स या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हो सकता है NGOs हो, पास्ट में बहुत सारे NGOs ऐसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे NGOs पाए गए थे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। तो पिछले 10 सालों में बहुत सारे NGOs के लाइसेंस को कैंसिल किया गया, उनको फिर बैन किया गया था, राइट। तो अगर ग्लोबली हम बात करें तो इंडिया की बात को, इंडिया के कंसर्न्स को, या फिर मतलब FIU या कोई भी दूसरी एजेंसी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेल को इन्वेस्टिगेट कर रही है, देख रही है, अगर उनको कुछ भी ऐसा लगता है जहाँ पे फॉरेन कोई हैंड इन्वॉल्व हो, तो फिर उसको रेज करने का काम भी किसका हो गया? वो काम हो गया FIU का, राइट। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है, सॉरी कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। पहला है पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स आर बाय लॉ मैंडेटेड टू रिपोर्ट द ट्रांजैक्शंस अप टू 10 लाख टू द FIU IND। सेकेंड है इसमें FIU IND कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर है FIU IND गेट्स इट्स पावर फ्रॉम द PMLA एक्ट 2002। और लास्ट है द EIC इज एन एग्जीक्यूटिव ग्रुप वर्किंग अंडर द FIU IND। तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप एक बार अच्छे से देखना कि इसमें से कितने स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो कि करेक्ट है। राइट, वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको अटेम्प्ट करो और देखो कि जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो वो मैच कर रहा है कि नहीं आपसे। ओके, तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में आपको देखना है कि यहाँ लिखा है अप टू 10 लाख, मतलब कि 10 लाख से नीचे का अमाउंट होगा तो भी उसको फिर रिपोर्ट करना होगा FIU IND को, जो कि गलत है। मैंने आपको बताया था कि 10 लाख या उससे ऊपर होगा तभी होगा ये। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे लिखा है FIU IND कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये भी गलत है बिकॉज यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। अच्छा, थर्ड है द FIU IND गेट्स इट्स पावर फ्रॉम द PMLA एक्ट 2002, ये वाला सही है। लास्ट है यहाँ पे EIC इज एन एग्जीक्यूटिव ग्रुप वर्किंग अंडर द FIU IND। अब मैंने आपको बताया था कि FIU IND जो होगा वो रिपोर्ट करेगा किसको? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो मतलब कि ये काउंसिल या फिर प्लेटफॉर्म ये वर्क करेगा FIU के ऊपर, राइट। तो रिपोर्ट करने का काम जो है वो एक्चुअली FIU का है, ना कि EIC का। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो अगर हम ऐसे देखें तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो टोटल इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। अब इसके आगे आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि दूसरे PIB आर्टिकल से लिए हुए हैं। तो पहले आप क्या करना कि लास्ट स्लाइड पे जाके देखो, तो वहाँ पे लिंक्स दी हुई हैं, आप उन लिंक्स को क्लिक करना, उसको रीड करना पहले, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस को आप खुद से अटेम्प्ट करना, ठीक है। बिना आर्टिकल्स को रीड किए ये अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। अब देख लो यहाँ पे लास्ट स्लाइड में वो सारे लिंक्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।